अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान फैज़। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों, अभी जो बजट में टैक्स इम्पोज़ हुआ है रियल एस्टेट पे, उससे रिलेटेड मैं डिस्कशन करना चाह रहा था। एक्चुअली डिस्कशन तो जिस दिन टैक्स इम्पोज़ हुआ था, इम्पोज़ तो इन सेंस में नहीं कह सकते कि जिस दिन बजट पेश हुआ था उसमें जो प्रपोजल्स थी, जो गवर्नमेंट प्रपोज़ करने जा रही थी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं। बहुत सारी जो उन्होंने प्रपोजल्स दी थी वो कुछ जो हैं वो वापस हो चुकी हैं। कुछ सजेशंस, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा डायरेक्ट लिंक भी है विद DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन, हम एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, तो ज़ाहिर है हम डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ इंगेज थे, इन्वॉल्व थे, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों का हमें पता था कि बहुत सारी चीज़ें जो है कुछ हम एफर्ट कर रहे थे और कुछ चीज़ें जो है वो चेंज होने जा रही थी। तो मोटी मोटी चीज़ें जो रियल एस्टेट में पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होने जा रही है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि 2025-26 जो है वो रियल एस्टेट का साल होगा, तो मेरा ख्याल है कि हम उस तरफ एक स्टेप जा रहे हैं। मेनली आप देखें कि 236C और 236K की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक तो मैं हमारे जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का काम करते हैं, थोड़ा सा उन्हें मैं ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। ये पहले भी हम 2 4 5 दफ़ा बड़ी दफ़ा इस पे वीडियोज़ भी बना चुके हैं, ये चीज़ें डिस्कशन में भी आ चुकी हैं कि जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये कोई भी टैक्स नहीं है। मतलब आप ये समझें कि एक तरफ तो ट्रांसफ़र एक्सपेंस हमारा बढ़ जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एडजस्टेबल टैक्स होता है आपकी टैक्स रिटर्न में। 236C जो है ये पहले 3% था, कुछ जगहों पे 4% था। वो अगर आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को क्रॉस करते थे और उस पे आपका टैक्स जो था वो 4.5% था, वो आपका टैक्स जो है वो 1.5% कम होके आपका 3% पे आ गया है। कुछ जगहों पे वो टैक्स जो था वो आपका 4% था, उससे कम होके वो 2.5% पे आ गया। और कुछ जगहों पे टैक्स आपका 3% था, वो 3% से कम होके वो 1.5% पे आ गया है। तो नॉर्मली अगर हम DHA लाहौर की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि हम 3% दे रहे थे विद होल्डिंग टैक्स, जिसको हम 236C कहते हैं, वो जो टैक्स है वो अब 1.5% पे आ गया है। और एट द सेम टाइम एक सेलर टैक्स देता था जिसको हम 236K कहते थे, वो 4% से उसको वो 3% से उसको 4.5% पे ले गए हैं। वो उसको बढ़ा दिया है और जो परचेज़र टैक्स था विद होल्डिंग उसको कम कर दिया। लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझें कि इसमें हमारा ट्रांसफ़र एक्सपेंस ज़रूर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी कारोबारी बंदा जो प्रॉपर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है और जो कुछ ना कुछ भी टैक्स देता है, देखें ये पैसे उसके आपकी टैक्स रिटर्न में एडजस्टेबल हैं, ये पैसे एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये तो आप ये कह लें कि ये हमारा ख़र्चा एक तरफ है, लेकिन साथ ही इसकी एडजस्टमेंट आ जाती है। इसको आप लायबिलिटी कंसिडर नहीं कर सकते कि जी ये, तो इसको तो आप बिल्कुल साइड पे कर दें। इस वक्त जो अगर हम प्रॉपर रियल एस्टेट पे टैक्स की बात करें तो हम एक स्टैम्प ड्यूटी जो पंजाब गवर्नमेंट हमसे 1% ले रही है, 1% ऑफ द DC वैल्यू। देखिए यहाँ पे वैल्यू को भी आपने देखना है कि जो आप 236C और 236K दे रहे हैं वो आप FBR वैल्यू पे दे रहे हैं, वो आप फेडरेशन को दे रहे हैं। और जो स्टैम्प ड्यूटी है आपकी वो आप पंजाब गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो वो जो 1% है वो हमारी वो सेम ही रहा है। और फेडरेशन में क्या हुआ है, इस्लामाबाद में ये स्टैम्प ड्यूटी 4% थी, उसको कम करके उन्होंने 1% कर दिया है। तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि उसको भी बढ़ाया नहीं है। तो टैक्स हम एक ही दे रहे थे जो इम्प्लीमेंट हो रहा था, और जो एक एक्स्ट्रा टैक्स था वो था स्टैम्प ड्यूटी 1%, उसको इंक्रीज़ नहीं किया इन्होंने। और एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो जो मेजर प्रॉब्लम हमें आ रहा था वो आ रहा था हमें 7E का। 7E पे ऑलरेडी हमारी बड़ी बहसो मासा गवर्नमेंट के साथ चल रहा है कि इसको ख़त्म होना चाहिए, ये टैक्स रियल एस्टेट पे इम्पोज ही खैर नहीं होना चाहिए, तो वो तो एक अलग बहस है। लेकिन 7E जो है वो भी हम 1% पे कर रहे हैं ऑफ द FBR वैल्यू। एनुअली बढ़ रहा है कि अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न में 1% जो है वो एक किस्म का एक रेंट है प्रॉपर्टी पे जो आप दे रहे हैं। हालांकि हम उनसे ये डिबेट कर रहे हैं
कि ये बनता ही नहीं है। एक एक जगह ऐसी जिसका पोजेसन नहीं है, या अगर आप कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या ऐसा प्लॉट जिस पे अभी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो उस पे रेंट तो बिल्कुल अजीब सी बात है, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल 7 इम्पोज है। तो ये दो टैक्सेस है जो एज ए बायर आप दे रहे हैं या एज ए सेलर आप दे रहे हैं। तो उस सूरत में 2% टैक्स मेरा ख्याल अगर पाकिस्तान में है तो कोई इतनी बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर टैक्सेशन इम्पोज है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि इन्होंने एक नया उसको टैक्स का नाम तो नहीं देंगे, एक नई चीज़ इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे 114C। अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने उसका जो रेट्स थे वो कम कर दिए। पहले 114C है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। 114C एक नया कानून लेके आ रहे थे ये, कि कोई भी बायर वो अगर एक तो नॉन फाइलर को बिल्कुल इन्होंने डिस्करेज कर दिया, और उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है जी 5 करोड़ से नीचे नीचे नॉन फाइलर भी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। पहले इन्होंने बिल्कुल ही माइनस कर दिया। चलें, वो किसी हद तक चीज़ जस्टिफाई है कि आप पाकिस्तान में करोड़ों अरबों का कारोबार करें और आप नॉन फाइलर हों और आप गवर्नमेंट को टैक्स ही ना दें, तो ये ज़ाहिर है बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि आपके मुल्क जो है वो टैक्सों पे चल रहे होते हैं। तो वो तो एक मुनासिब बात थी, उस पर हम गवर्नमेंट के साथ भी थे कि ठीक है जी, आप जो फाइलर हैं उसको मैक्सिमम रिलीफ दें। ठीक है, नॉन फाइलर को आप थोड़ा सा टाइट करें कि वो फाइलर बने और वो गवर्नमेंट को टैक्स दे। तो इसलिए नॉन फाइलर को पहले उन्होंने बिल्कुल ही कि जी वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। अब उन्होंने कह दिया है कि ठीक है, वो 5 करोड़ से नीचे को प्रॉपर्टी ले सकता है, 5 करोड़ से ऊपर अगर वो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकता। और उसके रेट्स भी, अगर वो 5 करोड़ से नीचे प्रॉपर्टी लेता है तो उसके रेट्स बहुत हाई हैं। लेकिन अगर हम 114C की बात करें तो 114C इन्होंने जो एक नया कानून लेके आ रहे थे वो ये था कि एज़ ए फाइलर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराते हैं तो आपको पहले एक पोर्टल पे जाके उसका मनी ट्रेल देना ज़रूरी था। मनी ट्रेल का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपके पिछले टैक्स रिटर्न में अगर वो प्रॉपर्टी शो हो रही है, वो एसेट शो हो रहा है, अगर आप उसको सेम फाइनेंशियल ईयर में बेचते हैं और बेच के अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप उस पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे जाके उन्हें बताएंगे कि ये जी मैंने चीज़ बेची है और उसके अगेंस्ट हम ये चीज़ ले रहे हैं। तो वो फिर वहाँ पे ये क्वेश्चन रेज़ हुआ कि लेट्स सपोज आपके पास कोई रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ जाती हैं, आप कोई कमेटी डालते हैं, आपके पास कोई फैमिली ज्वेलरी पड़ी हुई है, आपके पास कोई गोल्ड पड़ा हुआ है, आपके पास कोई शेयर्स पड़े हुए हैं, तो उसको अगर आप रोटेशन में लेके आना चाहें तो वो फिर उसको कैसे शो करेंगे। तो वो एक बड़ा ही अजीब और वो आप ये कह लें कि एक कन्फ्यूजिंग सा एक नया लॉ लेके आ रहे थे। तो उस पर फिर हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह ना करें। एक बंदा अगर कोई प्रॉपर्टी लेता है तो वो अगली टैक्स रिटर्न में उसको शो करता ही करता है इफ़ ही इज़ अ फाइलर। तो ज़ाहिर है एक तो वो स्टार्ट में टैक्स दे रहा है आपको, जो भी आपने चीज़ें लगाई हुई इम्पोज की हुई हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, वो आपको टैक्स दे रहा है। दूसरा ये है कि वो अगली टैक्स रिटर्न में उसको शो कर रहा है। तो आपकी मेहरबानी थोड़ा सा लिवरेज दें आप क्लाइंट को, थोड़ी सी आसानी पैदा करें। तो गवर्नमेंट की मेहरबानी है, उन्होंने एक पॉजिटिव स्टेप लिया और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि वाकई ये हम एकदम से इम्प्लीमेंट कर देंगे तो चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो 5 करोड़ से कम है और एट द सेम टाइम जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो अगर 10 करोड़ से कम है तो उसके लिए आपको पोर्टल पे नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी लेते हैं और एट द सेम टाइम आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उससे ऊपर जाते हैं तो फिर आपको पोर्टल पे जाके अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा उसकी मनी ट्रेल के वो आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं। अच्छा, उसका हमें एक तो उसकी वैल्यू इतनी बढ़ा दी कि अगर हम मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में देखें तो हम 90-95% जो प्रॉपर्टीज़ है वो इससे एग्जेम्प्टेड हो जाएंगी, उनको इस्तशना मिल जाएगी कि वो गालबन इस पर नहीं आ सकेंगे, गालबन नहीं श्योर वो इसमें नहीं आ सकेंगे। और एक और चीज़ जो बड़ी कन्फ्यूजन है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ दोस्तों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि लेट्स सपोज अगर एफबीआर वैल्यू 3 करोड़ की है तो ज़ाहिर है अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वो इससे एग्जेम्प्टेड है, वो नहीं ले सकता, वो पोर्टल पे नहीं जाएगा। तो वो अगर दूसरी प्रॉपर्टी लेगा या तीसरी प्रॉपर्टी लेगा तो वो 3 की बजाय फिर 6 में चला जाएगा। तो आया कि फिर उसको पोर्टल पे जाना पड़ेगा। तो वो हमने उसको वेरीफाई कर लिया है। अगर आप एक टाइम पे 5 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो फिर आपको पोर्टल पे नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप दोबारा भी लेंगे तो आपको फिर पोर्टल यूज़ नहीं करना पड़ेगा, मां सिवाय कि जो उसकी एफबीआर वैल्यू है वो उसकी 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी अगर होगी तो फिर आपको उसके लिए पोर्टल पे जाना पड़ेगा।
पड़ेगा और आपको सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी। तो एक तो ये बात क्लियर होगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा रियल एस्टेट पे? मेरा ख्याल है कि बड़ा पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट होगा। प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी अंडर वैल्यू हैं। चीज़ें 2-3 साल से रुकी हुई थी, प्राइसेस अंडर वैल्यू हैं। अगर आप स्पेशली डीएचए की बात करें तो डीएचए में फ़ेज़ 9 में इन्वेस्टमेंट का मार्जिन अच्छा है, इसी तरह आपका फ़ेज़ 7 में मार्जिन अच्छा है, फ़ेज़ 10 की फाइल्स में मार्जिन है, बहुत सारे और डीएचएस हैं उनमें आपका मार्जिन है। इवन जो बाकी प्राइवेट सेक्टर में आप देखें तो बहुत सारे कॉर्नर्स में अब आपको स्पेस मिलेगी, क्योंकि रियल एस्टेट आप देखें कि ओवरऑल अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इन्होंने 200 अरब के टैक्सेस लगाए हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी जो और इंडस्ट्रीज़ हैं, जो और काम करने वाले, मतलब आप मैन्युफैक्चरर्स पे लगाए हैं, इंपोर्टर्स पे लगाए हैं, इसी तरह जो आपके मिडल मैन होते हैं उन पे बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज किए हैं। तो रियल एस्टेट को एक सेंस में रिलीफ मिला है कि जो 114C वाला एक इशू जनरेट हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर दिया है। आपका 236C जो है ट्रांसफ़र में आपका एक्सपेंस थोड़ा सा कम हो गया है, और एट द सेम टाइम बहुत कोई हैवी टैक्सेस और नहीं डाले। और जो सबसे बड़ी बात है जिसमें मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में काफ़ी काम होने जा रहा है और चीज़ें पॉजिटिव होने जा रही हैं, वो ये है कि जो हमारे बैंकों में पैसा पड़ा हुआ था, जिस पे एक तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट है उसको और कम करने जा रहे हैं, वो सिंगल डिजिट पे आ रहा है। और जो बड़ा स्टेप लिया है वो ये लिया है कि लेट्स सपोज आपके पास एक, अगर आपने फ़िक्स अमाउंट करवाई थी तो उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट आ रहा था, जो आपको उसमें पैसे आ रहे थे, उस पे आपने एक टैक्स देना होता है। दैट अमाउंट, लेट्स सपोज आपने 1 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक में आपने 1 करोड़ जमा कराया हुआ था और आपको उस पे ऊपर लाख रुपये आ रहा है, वो लाख के ऊपर आपने 10% टैक्स देना होता था। आप ये समझें कि वो आपने 10,000 रुपया उस पर टैक्स देना होता था। अब वो टैक्स उठा के उसको 25% पे ले गए हैं। मतलब अब आपको अगर लाख रुपए आ रहा है 1 करोड़ के अगेंस्ट, और उस पर आप अगर 25% या 25,000 रुपये आप लाख के ऊपर दे रहे हैं, तो डेट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। वो भी डिस्करेज करने के लिए कि आपकी जो फिक्स अमाउंट्स हैं, जो आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं, वो आप बैंकों से पैसा निकले और आप अपने कारोबार में, अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, अपने बिजनेस में उसको लेके आएँ। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। मेरा ख्याल है सर्कुलेशन ऑफ मनी जितना बेहतर होगा उतना रियल एस्टेट में भी एडवांटेज होता है, आपकी कंस्ट्रक्शन में एडवांटेज होता है, बाकी और बिजनेसेस में भी काफ़ी आपको एडवांटेजेस होते हैं। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल एक बेहतर बजट है अगर हम रियल एस्टेट से रिगार्डिंग देखें, क्योंकि कुछ चीज़ों पे तो इन्होंने बहुत हैवी टैक्सेस लगाए हैं। रियल एस्टेट में टैक्सेस नहीं लगाए, और जो आवाज़ आ रही थी पिछले 4-6 महीने से कि 2025 और 26 जो है ये रियल एस्टेट का साल होगा, मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी और प्राइसेस काफ़ी इम्प्रूव करेगी 2025 और 26 में। थैंक यू।